वेलोसिटी को डिक्रीज करना। क्लियर? तो आपने प्रेशर इंपेलर तक बढ़ा लिया, उसके बाद वेलोसिटी को डिक्रीज करवाया वैलेंस डिफ्यूजर में और इस वाले डिफ्यूजर में। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, यहां पे एक दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि सर प्रेशर कैसे राइज करता है? यस सर। प्रेशर कैसे राइज करता है। यस सर। चलिए वो वाली बात देखते हैं कि प्रेशर कैसे राइज करता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो, अब इंपेलर को ध्यान से देख लो पहले, क्योंकि जब मैं बनाऊंगा तो आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। इस वाले इंपेलर को ध्यान से देखो, ये आई हो गई, यहां तक इंपेलर हो गया और यहां तक डिफ्यूजर हो गया। इसको ध्यान से देख लो पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे देखो, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को अगर मैं बीच में से काटूं तो कुछ सेक्शनिंग ऐसे होगी। और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आई दिखेगी, आई के बाद यहाँ पे उसका इंपेलर का ब्लेड दिखेगा कुछ ऐसा, और इंपेलर के ब्लेड के बाद यहाँ पे आपको एक डिफ्यूजर दिखेगा। ऐसा ही देखा था हमने अभी। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले जब हम इनलेट गाइडवेन बनाते हैं, इनलेट गाइडवेन क्यों बनाते हैं, यहाँ पे देखो इंपेलर की शेप किसी एंगल पे है, तो यहां से जब एयर आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा होता है, इनलेट गाइडवेन। क्यों लगा होता है इनलेट गाइडवेन? इसलिए लगा होता है कि जो एयर आ रही है बाहर से, वो एक ऐसे एंगल्स के साथ आए कि जब वो इसके ऊपर स्ट्राइक करे तो ऐसा ना हो, ध्यान से देखना कि अगर ब्लेड का एंगल कुछ ऐसा है ना, तो एयर का एंगल भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये इसके ऊपर स्लाइड करे, ब्लेड के ऊपर स्लाइड करे। अगर एयर का एंगल अलग होगा और ब्लेड का एंगल अलग होगा तो क्या होगा, अगर मान लो एयर ऐसे आ रही होगी तो यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगी। अच्छा, अब एक बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात, अगर आपका टरबाइन ब्लेड है ये, तो आप चाहते हो कि यहां से जो एयर आए वो इस पे स्ट्राइक करे और ये घूमेगा, क्योंकि हमें इससे वर्क आउटपुट लेना है। बट कंप्रेसर में तो हमें वर्क इनपुट देना है, मतलब कंप्रेसर खुद घूम रहा है, यहां से जो एयर आ रही है उसको कंप्रेस करवाना है। तो देखो बेटा, अगर कंप्रेसर में ऐसे एयर आएगी ना तो वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होगी। कंप्रेसर के लिए बहुत जरूरी है कि ब्लेड के ऊपर स्लाइड करे एयर। अच्छा, ब्लेड के ऊपर अगर एयर को स्लाइड करवाना है तो किसका काम है ये? यह है इनलेट गाइडवेन का काम। इनलेट गाइडवेन क्या करती है, इनकमिंग एयर को एक ऐसा एंगल देती है जो इसके ऊपर स्लाइडिंग करे एयर। यहां तक आप सभी को बात क्लियर आ गई? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अब आपकी एयर कहां तक पहुंच गई, इंपेलर के ब्लेड के ऊपर पहुंच गई। क्लियर? क्लियर हो गई? अब आपको पता है कि कंप्रेसर में क्या हो रहा है, कंप्रेसर में वर्क इनपुट आ रहा है। अब जो ये वर्क इनपुट आ रहा है आपको इस फ्लूइड के अंदर देना है, इस फ्लूइड की एनर्जी को इंक्रीज करवाना है। इस फ्लूइड की एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, इस फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाना है। अच्छा, अब ये इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखेगा कैसे, जब आपके पास प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। जब आपकी प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तब फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो जो कंप्रेसर घूम रहा है इसको हम इसीलिए घुमा रहे हैं कि यहां से जो एयर आ रही है उसको हम कंप्रेस कर पाए। क्लियर? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा पाए। अब बात आती है कि कंप्रेसर कंप्रेस करता कैसे है, प्रेशर बढ़ता कैसे है, वो देखना है हमें। देखो, जब यहां से एयर आएगी और इंपेलर ब्लेड के साथ स्टिक करके ऊपर की तरफ को जाएगी, तो मेरे को ये बताओ, ये इंपेलर भी तो घूम रहा है ऐसे, इंपेलर ऐसे घूम रहा है और एयर कैसे जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक बिल्कुल सीधा जिसको हम एक्सियल वेलोसिटी बोलते हैं, और एक ये जिसको हम रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? दो तरह की वेलोसिटी एक एयर के पार्टिकल को मिलने वाली है। मान लो यहाँ पे एक एयर का पार्टिकल है जो कंप्रेस होगा। क्लियर? अब इस एयर के पार्टिकल पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है उसकी स्टडी करते हैं। देखो,
जब एयर यहां से एंटर करेगी तो एयर कैसे जा रही है? एयर जा रही है, पहला पॉइंट, रेडियली आउटवर्ड। एयर कैसे जा रही है? रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जब एयर रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी उस टाइम पे इंपेलर भी रोटेट कर रहा होगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि यहां पे इंपेलर भी रोटेट कर रहा है। अब ये दो वेलोसिटी एक किसी फ्लूइड के पार्टिकल को मिल रही होंगी। अच्छा, अब यहां पे मैं साथ साथ में लिखता जाता हूं ताकि आपको बातें क्लियर हो। पहला पॉइंट, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ इंपेलर, अगर इंपेलर घूम रहा है उसकी वजह से क्या होने वाला है? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी क्रिएट होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बुक में नहीं कहीं मिलेगा आपको, तो इन चीजों को लिख लेना। जैसे ही एयर अंदर की तरफ को आ रही थी, ध्यान में देना, यहां से एयर अंदर की तरफ को आ रही थी, यहां पे इंपेलर ब्लेड स्टार्ट है। जैसे ही इंपेलर ब्लेड स्टार्ट होंगे इस एयर को एकदम से घुमा दिया जाएगा। और जब एकदम से एयर को घुमाते हैं तो मान लो एयर अगर ऐसे घूमी तो किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी को मेजर करना हो ना, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो ध्यान से देखो, यहां से एयर चुपचाप आ रही थी और जैसे ही इंपेलर ब्लेड पे आई, इंपेलर ब्लेड ने उसे घुमा दिया। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ इंपेलर ए टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इम्पार्टेड, मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो उस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर आ जाएगी। ए टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इम्पार्टेड ऑन फ्लूइड। तो जैसे ही यहां से एयर आई और ये इंपेलर घूम रहा होगा, उसी टाइम हमारी एयर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से गुजरेगी। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अगर उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई तो क्या होगा? जो हमारा फ्लूइड होगा, इट ऑब्टेन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैं बताता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है। देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखो जी, यहाँ पे आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट घूमती है चारों तरफ। अब आपको पता है कि ये सैटेलाइट चारों तरफ घूमती रहेगी। मेरे को ये बताओ कि क्या ये सैटेलाइट धरती पे गिरती है आके? यस और नो? नहीं नो गिरी सर, सर। बैलेंस होती है सर फोर्स से। वो बैलेंस होती है। वो बैलेंस क्यों होती है? क्योंकि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस होता है। क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस होता है। और ध्यान में सर ये रखिएगा। एक्शन रिएक्शन नहीं होता है? हाँ जी, ये एक्शन रिएक्शन केस होता है ना? एक्सेलरेशन का कौन सा? तो यही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि कभी भी आपका कोई भी कंपोनेंट रोटेशनल स्पीड में है तो वो ऐसे ही नीचे आएगा, इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, अगर उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं है। तो अब देखो क्या हुआ, आपने एयर को चुपचाप अंदर भेजा और अंदर इंपेलर घूम रहा था, इसलिए एयर के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आई। और आपको पता है जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करती है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मैं इसको और सिंपली तरीके से बता सकता हूँ। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी कम से कम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एकदम से वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गई तो आपको झटका लगता है, तो इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन लगा। तो वैसे ही झटका, जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उस फ्लूइड को लगेगा क्योंकि वो फ्लूइड तो चुपचाप अंदर आ रही थी और एकदम से उसको घुमा दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। अब बेटा, वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर राइज करने के लिए। और आपको बता दूं, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। अब आप पूछोगे सर यहां तक तो समझ में आ गया, अब ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से प्रेशर कैसे बढ़ता है? तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल है, इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा, इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा।
बट जब वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में होगा, जब वो गोल गोल घूम रहा होगा, तो उसके ऊपर आपको पता ही है यहां से एयर आएगी और यहां से बाहर निकलेगी और यहां से ऐसे बाहर जाएगी। तो पहले इंपेलर के यहां तक पहुंचेगी और इंपेलर के बाद डिफ्यूजर में जाएगी। अब क्या है, अब कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो होना चाहिए ना, अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स तो होना चाहिए जो ज्यादा होगा, तभी तो फ्लूइड पार्टिकल यहां से जाकर बाहर निकलेगा। तो जो ये ज्यादा लग रहा है, ये किस लिए लग रहा है, यहां से भी प्रेशर लग रहा है और यहां से भी प्रेशर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट प्रेशर किसी एक डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ को लेके जा रही है, और जैसे ही लेके जा रही है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है रेडियली। ठीक है, तो फाइनली यहां से जो प्रेशर बना था और यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो, प्रेशर बहुत ज्यादा राइज कर गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अगर आप मेरे को बोलो कि सर इस पूरे को 1 मिनट में रिवाइज करो, तो मैं अगर 1 मिनट में रिवाइज करना चाहूं इसको, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि जब आपकी फ्लूइड पार्टिकल इंपेलर की आई तक पहुंची, यहां पर पहुंची, उसको एकदम से टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली। अब जैसे उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली उस फ्लूइड पार्टिकल को, उस टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस फ्लूइड पार्टिकल को एक झटके से ऊपर की तरफ को लेके जाएगा। अगर झटके से ऊपर की तरफ को लेके जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा राइज करेगा ऐसे, और यहाँ का प्रेशर डिले हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो एकदम से एक्सेलरेशन की वजह से, एकदम से जब फ्लूइड पार्टिकल बाहर की तरफ को भागेगा तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे उस फ्लूइड पार्टिकल पे प्रेशर राइज करेगा। इसीलिए बोलते हैं धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ को जाएगी एयर और एकदम से प्रेशर राइज होता चला जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर राइज होगा। क्लियर, अब यहां तक तो प्रेशर राइज हो गया। अब क्या है आगे देखो, आगे फ्लूइड पार्टिकल को कुछ ऐसा एरिया मिल रहा है और इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में डिफ्यूजर प्रेशर और ज्यादा राइज करेगा। कैसे, आपको पता है एरिया अगर बढ़ा दिया और यहां से फ्लूइड पार्टिकल एंटर करवाए तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है बहुत कम हो जाती है, और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर और ज्यादा राइज कर जाएगा। तो इंपेलर में अगर 90% प्रेशर राइज कर रहा है तो यहाँ पे भी 10% प्रेशर राइज करेगा। फाइनल बात हो गई, यहाँ पे क्लियर होगा सभी को। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी को, यस या नो। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जब मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो इसका मतलब हो रहा है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है फ्रॉम रूट टू टिप, ये इसका रूट होता है। एरिया और प्रेशर में कैसे क्या बता दिए आप? हाँ जी बेटा, एरिया और प्रेशर में कैसे बता दिए? एरिया और प्रेशर, इस अभी जो बनाए थे ना नोजल, हाँ उसमें सिंपल सी बात है, अगर आपका एरिया बढ़ता है तो मेरे को ये बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? एरिया बढ़ने घटेगी सर, घटेगी। घटेगी और अगर वेलोसिटी घटी तो प्रेशर क्या होगा, नहीं रह सकती, बढ़ेगा। और नॉलेज राइज करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। मैंने अभी एक्सियल फ्लो कंप्रेसर पढ़ाया नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसको लिख लो कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो लगभग 4:1 के करीब होता है। ठीक है, और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का 1.2 से 1 के करीब। हाँ जी, मतलब सर अगर 4 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब हो जाता है। हाँ मतलब उसका एरिया कम होकर प्रेशराइज करेगा। देखो ऐसा मत समझो, इससे उल्टा समझो। प्रेशर रेशो का मतलब हो गया कि जब
इस कंप्रेसर के यहाँ पे, इस कंप्रेसर के यहाँ पे 100 किलो पास्कल का प्रेशर आया, तो जब यहां से बाहर निकलेगा ना तो 400 किलो पास्कल का होगा, ऐसा समझो। क्लियर? आउटपुट बटे इनपुट सर, आउटपुट, आउटपुट पहले कंप्रेसर आउटपुट का। उसके बाद इनपुट। देखो अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशो क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका कंप्रेशन रेशो है 4। इसका मतलब क्या होता है? P2/P1। इसका मतलब क्या हुआ? 4/1। तो इसलिए लिखा है 4:1। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। और एक्सियल का फ्लो का सर कम होता है क्या? नहीं, एक्सियल तो मैंने अभी पढ़ाना है आपको, बस इसके बाद अगली क्लास में एक्सियल ही करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, बात क्या है, जब आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ते हो ना, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में मैंने आपको बताया था एयर सबसे पहले आई के ऊपर ही स्ट्राइक करेगी, ठीक है, यहाँ पे ही स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट पे आई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे जो एयर है, जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ को होगी तो क्या इसका प्रेशर राइज होगा? यस और नो? होगा राइज होगा। यस सर। बेटा ऐसे कंप्रेसर राइज को बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो पिस्टन की हेल्प से प्रेशर को राइज करती है। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मेन डिफरेंस क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसमें एयर फ्लो का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब यहाँ पे बच्चा पूछेगा सर एयर फ्लो का रेट का क्या मतलब है? देखो बेटा, एयर फ्लो का मतलब है डिस्चार्ज। कोई बताएगा डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड सर। इसका फॉर्मूला रो एवी है। रो A1 ए। V1 सर, हाँ जी, A1 V1 सर, तो रो तो कैंसिल हो जाता है। हाँ रो कैंसिल हो जाता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी वेलोसिटी से फ्लो बाहर निकल रहा है उसको आप डिस्चार्ज बोलते हो, ठीक है। तो यही डिस्चार्ज, इसको एयर फ्लो का रेट बोला जाता है। तो एयर फ्लो रेट सेंट्रीफ्यूगल में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग। बट नुकसान किस चीज का है? जब आप पिस्टन इंजन की हेल्प से यहां पे अगर एयर है उसको कंप्रेस कर रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग में जो मैक्सिमम प्रेशर राइज हो सकता है उतना प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल में राइज नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खास बात बताऊं तो वो ये है कि इसका एयर फ्लो का रेट बहुत ज्यादा होता है। बट इसका नुकसान क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जितना कंप्रेस कर पा रहा था किसी गैस को, ये उतना नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, ये सिर्फ मैंने आपको टू द पॉइंट बातें बताने के लिए यहाँ पे ये बातें रखी हैं ताकि आपको हेलो एग्जामिनेशन सर। में डायरेक्ट। हाँ जी सर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में सेंट्रीपिटल एक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल क्यों रखा है? सेंट्रीपिटल, एक्चुअली बेटा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये आप ऐसा मान के चलो, अगर आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, मानते हो इस बात को? तो इस फोर्स को अगर सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हो तो इसको सेंट्रीपिटल बोलोगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए। अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल ये दो अलग अलग नाम है, बट हमेशा ये आपस में वाइस वर्सा है। अगर कहीं पे सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो सेंट्रीपिटल ऑटोमेटिकली लगेगा। तो इस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हेल्प से प्रेशर राइज होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से प्रेशर राइज करेगा,
बट वो फ्लो इंपेलर की आई से लेकर जो डिस्चार्ज वाली पाइप है वहां तक सेंट्रीफ्यूगल से जाता है, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोला जाता है। प्रेशर राइज तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से करेगा, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जो फ्लो है वो इंपेलर आई से लेकर डिस्चार्ज तक जाता है बाहर। ये बात क्लियर हो गई? ओके सर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल में सर मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है थोड़ी बहुत? देखो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में एक वर्ड होता है एक्सेलरेशन और एक वर्ड होता है डी एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ना पर यूनिट टाइम, और डी एक्सेलरेट करने का मतलब है अगर वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, धीरे धीरे देखो, अगर आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, बट इतना ध्यान में रखो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से जब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी क्रिएट करवा देते हैं किसी फ्लूइड पार्टिकल में, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? बिल्कुल। यस सर। Okay. सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एयर इज ड्रॉन इनटू सेंटर ऑफ रोटेटिंग इम्पेलर, हम्म, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सर कि पुश टुवर्ड्स द सेंटर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नहीं समझा सर, मतलब कैसे सेंटर की तरफ पुश करता है? वो तो सर बाहर तरफ जाता है ना सर। देखो वो बताना कुछ और चाह रहा है, आप पढ़ कुछ और रहे हो, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में जो लैंग्वेज लिखी है उसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो, अब बताओ क्या लिखा है उसमें? सर उसमें लिखा हुआ है कि पुश टुवर्ड्स द सेंटर बाय नहीं, सेंट्रीफ्यूगल पूरी फोर्स। लाइन पढ़ो, पूरी लाइन। वो तो सर पीछे होगी, मेरे में सर नेट इशू है सर, दिख ही नहीं रहा। ओके, एक्चुअली जहां पे भी आपने पढ़ा है उसने क्या बोला है कि एयर जो है वो इंपेलर आई पे आएगी, यहाँ पे। क्लियर? और ये आपका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के इतने पार्ट में क्या है? इंपेलर का ब्लेड है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास ये कंप्रेसर है, ये साइड व्यू में आप देख रहे हो, यहां से एयर अगर आती है तो इस पॉइंट तक क्या है? इस पॉइंट तक आपके इंपेलर है। क्लियर? इंपेलर है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? डिफ्यूजर है। तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि यहां से जो फ्लो अंदर की तरफ को आ रहा है इंपेलर की आई में, और इंपेलर की आई से वो इंपेलर के एंड पॉइंट तक, मतलब यहां तक जाएगा, और इसको वो जो कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर का सेंटर और इंपेलर ब्लेड का एंड एक पॉइंट मान रहा है। ये जो वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कंप्रेसर का सेंटर, अगर आप इसको बिल्कुल फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये कंप्रेसर का सेंटर दिखेगा आपको। तो वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जो फ्लो प्रेशर राइज होता हुआ जाएगा तो वो कैसे सेंटर तक पहुंचेगा। जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से उसका प्रेशर राइज करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये चीजें बाहर की तरफ को जाएंगी, फ्लो बाहर की तरफ को जाएगा। तो वो वही बात आपको बता रहा है कि यहां से जो फ्लो आ रहा है वो सेंटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जा रहा है। ओके सर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात और, ये तो आपको समझ में आ गया कि एयर जो है वो ड्रोन किया गया सेंटर इससे रेडियली, जो आपके रेडियल ब्लेड है, और यही बात आपने पढ़ी है शायद, है ना? पुश्ड टुवर्ड द सेंटर बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही बात पढ़ी आपने? यस सर। हाँ, तो देखो यही बात मैंने अभी आपको समझाई है कि रेडियली और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूवमेंट ऑफ द एयर रिजल्ट इन द प्रेशर राइज। जो ये रेडियल का मतलब क्या है, मैं अभी आपको वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, तो उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मूवमेंट, अच्छा, अगर आपकी शाफ्ट ऐसे है
अगर आपकी शाफ्ट ऐसे है, क्लियर, और इम्पेलर के ब्लेड कुछ ऐसे है, इम्पेलर के ब्लेड ऐसे है और एयर फ्लो जो है वो ऐसे हो रहा है अंदर की तरफ, तो प्रेशर राइज ऐसे रेडियली होता है, इसको बोला जाता है रेडियली प्रेशर राइज होना। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे, रेडियली अगर प्रेशर राइज करना हो तो इसको बोला जाता है रेडियली प्रेशर राइज करना। जब आप इम्पेलर ब्लेड के ऊपर रेडियली जाओगे, अब मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूं, तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा होगा इम्पेलर का, तो यहां से फ्लो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ये फ्रंट व्यू है। तो ऐसे रेडियली बाहर की तरफ को परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मूवमेंट, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो प्रेशर राइज ऐसे बाहर की तरफ को करता है। ये बात क्लियर होगी बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूं आपको, देखो, जो आपने मेरे साथ ब्रेटन साइकिल में एनिमेशन में एक कंप्रेसर देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोटर होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, स्टेटर होता है, देखा था आपने मेरे साथ ये? इसको एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं। और जो हमने आज पढ़ा, इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं और इसको एक्सियल कंप्रेसर बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। इसमें क्या है, एयर आई और ये रोटर ने उस एयर को घुमा दिया, जैसे उस एयर को घुमाया उसमें किनेटिक एनर्जी आई। अब वो किनेटिक एनर्जी सीधी जाके स्ट्राइक करेगी किसके साथ, इस स्टेटर के साथ, क्योंकि ये खड़ा हुआ है। तो जितनी आपने किनेटिक एनर्जी उस फ्लूइड पार्टिकल में डाली थी, वो सारी की सारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर से रोटर उसको घुमाएगा, फिर से स्टेटर में जाके टकराएगी, फिर से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ऐसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो उसको एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं। बट अगर रेडियली आउटवर्ड प्रेशराइज कर रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं। तो बेटा कॉमन सेंस है एक बहुत छोटी सी, बिल्कुल साइड व्यू दिखा रहा हूं। यहां से फ्लो आया और ऐसे बाहर की तरफ हो गया, यहां से फ्लो आया ऐसे बाहर की तरफ हो गया, ये हुआ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। और सॉरी, ये हुआ सेंट्रीपिटल कंप्रेसर। और एक्सियल कंप्रेसर सीधा आया, यहाँ पे प्रेशराइज हुआ और सीधा चला गया। तो मेरे को बताओ, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, दोनों में से फ्रंटल एरिया किसका ज्यादा होगा? सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप ये चाहते हो कि आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाए, जब आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाता है, और यहाँ पे इंजन लगा होता है, आप सभी को पता है यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, अगर ये इंजन छोटा होगा तब ड्रैग कम होगा, अगर ये इंजन बड़ा है तो ड्रैग भी ज्यादा होगा। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें ड्रैग कम से कम हो। ठीक है, ड्रैग कम से कम चाहिए, तो ड्रैग कम चाहने के लिए आप फ्रंटल एरिया छोटा रखोगे। इसीलिए बेटा कभी भी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज नहीं होता, यहाँ पे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज होता है। बट सेंट्रीफ्यूगल कहाँ यूज होता है? जब आपके ग्राउंड स्टेशन पे कंप्रेसर चाहिए होते हैं बड़े बड़े, तो ग्राउंड पे बड़ा बड़ा कंप्रेसर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जेट इंजन में, मतलब एयरक्राफ्ट में, कभी भी आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज नहीं करोगे, आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करोगे अपने फैक्ट्री एरिया में। तो बेटा हमेशा ध्यान में रखना, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कौन सा कंप्रेसर यूज करते हैं, तो आपने बताना है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज नहीं करते। दूसरी बात, आपने ये तो बोल दिया कि फ्रंटल एरिया जो है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का बहुत ज्यादा है, ये तो आपने बोल दिया। बट अगर मैं आपको बोलूं पर स्टेज प्रेशर राइज करना, तो पर स्टेज जो प्रेशर राइज होता है सेंट्रीफ्यूगल में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सियल। एक्सियल का फ्रंटल एरिया कम है मान लिया, बट पर स्टेज में जो प्रेशर राइज हो रहा है
वो सेंट्रीफ्यूगल में ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर स्टेज का क्या मतलब है, तो मैं स्टेज का मतलब समझा देता हूँ आपको। स्टेज का मतलब है कि जब भी आप, ये आपके पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर के रोटर ब्लेड्स हैं और यहाँ पे स्टेटर ब्लेड्स हैं, ऐसा होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो इसको बोला जाता है वन स्टेज, इसको बोला जाता है सेकंड स्टेज, आगे बोला जाता है थर्ड स्टेज। तो पर स्टेज में यहाँ क्या हुआ था, एयर आई थी, उसको काइनेटिक एनर्जी मिली और स्टेटर ने उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर से एयर इधर आई, उसको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिली, फिर से इसको प्रेशर एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो पर स्टेज यहाँ पे जो प्रेशराइज करता है वो कम करता है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में तो रेडियली आउटवर्ड जा रही है एयर, और आपको पता है रेडियली आउटवर्ड जाने के टाइम पे वो रेडियली जितना ज्यादा बाहर की तरफ को जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लेगी, जिसको एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है, ओमेगा आर स्क्वायर होता है वो। जितना ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मोमेंटम वहां क्रिएट होगी और उतनी ज्यादा प्रेशर वहां क्रिएट होगा। तो सिंगल स्टेज का मतलब है कि आपके पास एक प्रोपेलर है, एक शाफ्ट है, इसके ऊपर एक इंपेलर लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूजर है, ये आपकी वन स्टेज होगी। तो इस एक स्टेज में जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसकी एक स्टेज में बहुत ज्यादा प्रेशर राइज करता है, बट एक्सियल में एक स्टेज में कम प्रेशर राइज करता है। तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है, जो आपका फ्लो है अगर वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के थ्रू जा रहा है, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के थ्रू जा रहा है, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में खराब बात तो ये है कि फ्रंटल एरिया ज्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि पर स्टेज जो प्रेशराइज कर रहा है वो बहुत ज्यादा कर रहा है, फ्रंटल एरिया ज्यादा है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई बेटा? यस सर कम होता है एक्सियल का सर फ्रंटल एरिया, इसलिए हाँ जी इसका बेटा। यूज होता है। फ्रंटल एरिया जो होता है कम होता है एक्सियल का, फ्रंटल एरिया एक्सियल का बहुत कम होता है एज कम्पेयर कम टू होता है। कंप्रेसर। इसलिए उसका यूज एयरक्राफ्ट में किया जाता है। नहीं किया जाता, नहीं सेंट्रीफ्यूगल का नहीं करेंगे यूज, एक्सियल का एक्सियल करेंगे। का सर एक्सियल किया जाता है, एक्सियल का करेंगे बिल्कुल। इसका नहीं किया जाता क्योंकि इसका फ्रंटल एरिया बहुत ज्यादा होता है हाँ पर बिल्कुल। स्टेज। सर पर स्टेज करने का क्या अर्थ है सर? पर फिर से स्टेज का बताइए। मतलब है एक रोटर एक स्टेटर। अच्छा बेटा कभी कभी एग्जामिनर ना वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात करता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बताना है। देखो बेटा, मैं इंपेलर ब्लेड को कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये बातें लिख लेना बेटा, ये क्योंकि ना बुक में नहीं कहीं मिलेंगी। ये धीरे धीरे आपको, मेरे को थोड़ा सा नेट पे जहां जहां कुछ मिला वो तो मैंने लिख लिया, पर जो कंसेप्ट है वो बुक में नहीं मिले मेरे को कहीं, तो इसलिए ध्यान से देख लेना। ये इंपेलर का ब्लेड घूम रहा है, क्लियर? यहाँ पे मान के चलो ये इंपेलर था, ये इंपेलर है। अब इंपेलर का एक ब्लेड मैंने ये दिखा दिया, ये वाला एक ब्लेड यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है? और इसका मैं अगर साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर? ये इसका साइड व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका साइड व्यू, और ये मैंने कोई एक और दूसरा ब्लेड यहाँ पे ये बना दिया। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो बेटा, यहां से इंपेलर आई में जब एयर जाएगी वो तो बिल्कुल सीधी होगी, उसको थोड़ी पता है कि आगे कौन सा कंप्रेसर है, वो तो बिल्कुल सीधी आएगी। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सियल वेलोसिटी, क्लियर?
इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एक्सियल वेलोसिटी या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब फ्लो आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से पहले मैंने आपको बताया कि इनलेट गाइड वेन होते हैं। अब आपने ये भी समझा कि इनलेट गाइड वेन का काम क्या है। इनलेट गाइड वेन का क्या काम है, जो आपकी एयर है वो ब्लेड के सरफेस के ऊपर से रेंगती हुई जानी चाहिए, बहुत जरूरी है अगर आपको प्रेशराइज करना है। अगर किसी गलत एंगल से स्ट्राइक कर गई कंप्रेसर के ब्लेड के साथ तो चोकिंग हो सकती है, स्टोलिंग हो सकती है, ये सब चीजें क्या होती है वो बाद में बताऊंगा। तो ये चीजें हो जाती है, तो इसीलिए इंपेलर के ब्लेड के ऊपर रेंगती हुई एयर जानी चाहिए। अच्छा, अगर रेंगती हुई एयर जानी चाहिए तो इस इंपेलर के ऊपर एयर जो है वो कुछ ऐसे आनी चाहिए, इस वेलोसिटी के साथ और इस एंगल के साथ, यस और नो? ये बात समझ में आई? इस एंगल के साथ, इसको जरूर समझ लीजिएगा और आज ही समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा, जहां भी डाउट आएगा पूछ लेना, क्योंकि एक बार ये वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ गया ना तो एमसीक्यू सोल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि हम इनलेट गाइडवेन लगाते क्यों हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के ब्लेड, जो इंपेलर ब्लेड है, उसके ऊपर जो एयर है वो ब्लेड के सरफेस के साथ रेंगती हुई जानी चाहिए, इसलिए हमें इनलेट गाइडवेन लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो इनलेट गाइडवेन लगे थे उन्होंने आने वाली एयर को एक गाइड कर दिया और गाइड करके बोला कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, तभी आप इसके ऊपर ऐसे जा पाओगे। तो बेटा इनलेट गाइडवेन के बाद जो एयर आती है इंपेलर ब्लेड के ऊपर, तो एग्जामिनर पूछता है ये कौन सी एयर होती है, तो आपको बताना है ये रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ये एयर की रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी होती है। क्लियर? दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि ये इंपेलर ब्लेड ऐसे घूम रहे हैं, और अगर ये इंपेलर ब्लेड ऐसे घूम रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी हर एक पॉइंट पे। देखो ये ऐसा घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, तो उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैसे दिखाओगे वेलोसिटी डायग्राम में? ऐसे। तो इसको बोला जाता है रेडियल वेलोसिटी 1, इसको बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी 1। अब बेटा इन दोनों कंपोनेंट्स का अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट है तो एक रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है, तो इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट कंपोनेंट है ये। मैं आपको ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1। तो इस बात को लिख लो, ये है रेडियल वेलोसिटी, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो कभी कभी एग्जामिनर वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बताता है, और वेलोसिटी ट्रायंगल जो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे है जहां से एयर एंटर कर रही है, इस पॉइंट पे एयर एंटर कर रही है, वहां का वेलोसिटी ट्रायंगल है ये वाला। और इस वेलोसिटी ट्रायंगल में जो इंपेलर के ब्लेड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी वो होगी रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी। इसको रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंपेलर ब्लेड के सेंटर से जब एयर जाती है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशराइज करता है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशराइज करने का मतलब है रेडियल प्रेशराइज करना, तो इसलिए इसको रेडियल वेलोसिटी बोला जाता है। इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा इंपेलर ऐसे घूम रहा है और इसके हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है? तो इसलिए ये वेक्टर टेंजेंशियल वेलोसिटी का, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। बेटा इन बातों को लिख लेना क्योंकि आगे आगे ये बहुत काम आने वाली है। कंप्रेसर के 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है?
और कंप्रेसर के ये 3 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिंपल पूछे, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे पूछ ले जो आज तक नहीं पूछे गए हैं। उसके लिए ये मैं सब कुछ करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ का एक क्वेश्चन गलत हुआ आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। तो मैं जितना आपको करवा रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में, और उतना ही करवाऊंगा जितने आपके काम की चीज है। ठीक है, ये वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ गया? एक बार बता दो। सर फिर से क्या बता दीजिए तो। इस वेलोसिटी ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट निकलता है ना वी आर, रेडियल वेलोसिटी का, वो होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है V1 और U1? क्या बता रहे हो? सिर्फ V1 और U1 क्या है? यहाँ पे बताया तो आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो इम्पेलर के ब्लेड के ऊपर एयर जाएगी स्लाइड करके, उसको रेडियल वेलोसिटी बोला जाता है। क्लियर? और इस इम्पेलर को घुमाने पर मेरे पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी U1, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट आता है, वो है V1। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ज्यादा होगा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा, रेडियल वेलोसिटी ज्यादा होगा। देखो ना, अगर आपको वेक्टर आते हैं, वेक्टर अगर आपने पढ़े हैं कभी, तो ये वेक्टर हमने कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेक्टर होगा रेडियल वेलोसिटी का। ठीक है, यस सबसे ज्यादा। रेडियल सर U1 होगा। वो U1 क्या होगा बताएं सर? U1 मैंने आपको बताया, ये U1 टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ये वाली जो ऐसे इम्पेलर को घुमाने से मिलती है। ये हो जाएगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और ये हो जाएगी रेडियल वेलोसिटी। ये आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। सर इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी रेडियल होगी क्या? हाँ जी बेटा। ट्रायंगल में हम दो वेलोसिटी जोड़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मतलब वेलोसिटी वेक्टर? देखो यहाँ पे क्या है कि रेडियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिजल्टेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है ना, एक्चुअली में ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है हमेशा, VR1 प्लस U1 इज इक्वल टू V1, बट हमें तो हमेशा रेडियल वेलोसिटी से मतलब है, क्योंकि यही हमारा प्रेशराइज करने वाली है, इसलिए इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जाता है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए, हो गया। तो ये कुछ पॉइंट है, ये लिख लेना आप। ठीक है, एक क्लास और मैं लूंगा सेंट्रीफ्यूगल की, और उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर थोड़ा सा आप पढ़िएगा, मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के, तो वो एक बार पढ़ लेगा। ठीक है, नोट्स आपको कल सुबह मिलेंगे, आज नहीं, कल सुबह मिलेंगे नोट्स। ठीक है सर सर मेरा कनेक्शन हट गया था इसीलिए। क्या बोल रहे हो? कनेक्शन हट गया था, इंटरनेट कनेक्शन था तो ओके इसलिए। नहीं, अभी हमने कुछ खास डिस्कशन नहीं किया उसके आगे। सर
सर रिकॉर्डिंग सर अपलोड कर दीजिएगा, आप इंटरनेट कनेक्शन के चलते बहुत प्रॉब्लम होती है सर लाइव क्लास में। ओके, कल की सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो कल का पाएगी। भी हाँ, वो भी आज हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। वैकेंसी बारे में सर बताना था, तो आप भेजे नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। किसके बारे में बेटा? वैकेंसी बारे में डिप्लोमा लेवल सर। वैकेंसी तो बेटा इसका कहीं है? आरआरबी की ही अब उम्मीद है। आरआरबी की उम्मीद फरवरी महीने तक रखी हुई है, फैब में आने की सर पूरी हाँ, सर बाकी गुजरात देखते हैं। मेट्रो कब जाने वाला है क्या सर? हाँ जी, गुजरात मेट्रो सर? गुजरात मेट्रो की वैकेंसीज मैंने भी ये लगा के चलो कि थोड़ा सा आइडिया है उसका गुजरात मेट्रो का, क्योंकि इसका तो महाराष्ट्र मेट्रो का तो निकल गया था, वो एग्जाम भी हो गया है। अब बेंगलोर मेट्रो और महाराष्ट्र इसका गुजरात मेट्रो का और जयपुर मेट्रो का, इसकी गुजरात का निकल गया सर। निकल गया है। गुजरात का निकला है। थोड़ा सा आप एक्टिव रहा कीजिए नेट पे ना, कल का निकला इंटरनेट पे है। थोड़ा सा, इंटरनेट पे थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए, वहाँ पे डेली बेसिस पे वैकेंसी चेक करते रहा करो। ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे काम होता है। ठीक है, जहाँ पे ये मतलब कोक क्या होता है सीओ की? क्या बोल रहे हो? मतलब कोल को जलाकर कोक कॉक्सिन बना, ठीक है मतलब। मैं एक्चुअली बात पिक नहीं कर पा रहा, क्या पूछ रहे हो? मतलब हम लकड़ी को जलाकर कोल बनाते हैं ना, मतलब कोल बनता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोल को जलाकर कोक बनाते हैं क्या सीओ की? कोक, तो मेरा हाँ क्वेश्चन कोक, पड़ा। बिल्कुल कोक बनाते हैं उसको। थोड़ा सा हाई प्रेशर जोन में रखा जाता है पहले। उसका टेम्परेचर कुछ तो 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल। और सर सीओपी से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का और एयर कंडीशनर का क्या होता है सर? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का ज्यादा होता है क्या एयर कंडीशनर से? अभी मैं इसके अगला टॉपिक आपका वही है, आरएसी ही पढ़ाने वाला हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके सर, और एक क्वेश्चन था सर। 1 सेकंड सर। और जो सर आपने कंप्रेशन रेशियो जेट सबसे, इंजन। देखो एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था ना जिस बच्चे ने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का, उसका आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करना। उसमें आपको पता है ना, जैसे हमारा एच का फॉर्मूला क्या था, यू प्लस पीवी होता है। यू प्लस पीवी, बस वहीं से सीपी माइनस सीवी ड्राइव होता है, तो वहां से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए पहले, पीवी इज इक्वल टू, अगर मैंने पीवी इज इक्वल टू आर टी लिखा है कहीं पे, तो वो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या गैस कांस्टेंट है? पहले तो ये बताओ। सर आइडियल गैस कांस्टेंट है। पीवी टू क्या लिखे हैं सर? पीवी इज इक्वल टू आर टी, वहां पे ना तो एम लिखा है ना एन लिखा है। पीवी इज इक्वल टू, सर वी कौन सा है सर? हाँ जी, वी कौन सा है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है सर? नहीं सीपी, सॉरी पीवी, स्पेसिफिक नहीं है। ओके सर, वी नॉर्मल है सर? हाँ, तब तो सर वो हो जाएगा आपका कैपिटल, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कहाँ नहीं जा सकता सर इसका? कहानी है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, यही आंसर चाहिए। कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एन या एम जरूरी है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अच्छा, और दूसरी बात, जैसे एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो आप सभी ने पढ़ा ही है कि ये होता है। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करना चाहो तो डेल्टा एच डेल्टा यू और डेल्टा पीवी आ जाता है यहाँ पे, है ना? हाँ, ओके, तो अगर आप मान लो यहाँ पे एम आर टी है, तो बताओ ये आर कौन सा है? गैस कांस्टेंट सर, और अगर एन है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होगा सर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि अगर पीवी को मैंने आरटी लिखा है, पीवी इज इक्वल टू आरटी लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। यस सर। ठीक है, तो अगर इस पीवी की जगह मैं आरटी लिखता हूं, ऐसे आरटी लिखता हूं, ठीक है। अब मेरे को ये भी बताओ कि डेल्टा एच को क्या लिखते हैं?
CPDT लिखते हैं, यस यस तो सर। मैं CPDT इसको लिख दिया, और इसको क्या लिखते हैं, CBDT, यस सर। यहाँ पे RT आ गया। CP अब देखो, माइनस CV के आर आ जाएगा सर। हाँ अब देखो CP माइनस CV इक्वल टू यहाँ पे R आया फाइनली, ठीक है। अब देखो ये R कौन सा R है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट सर। इफ मास इज इक्वल टू 1 यूनिट है सर। क्योंकि यहाँ पे आपने V डिवाइड बाय M करके इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम माना, तो PV इज इक्वल टू RT रखा, ठीक है। तो यहाँ पे R आपके पास ये आ जाएगा। तो ऐसे मतलब ड्राइव करके देख लिया करो, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए ना तो हमेशा सही मैं रहता है यही ड्राइव। बोल रहा था सर, मैं इस समय यही बोल रहा था, लेकिन आपने यूनिवर्सल बोला था। ठीक है, ड्राइव करके एक बार देख लिया करो तो चीजें क्लियर हो जाती है। एक्चुअली मेरे को भी अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एक बुरी सर आदत है, मैं आंसर चीजें। तो यूनिवर्सल है उसका, हाँ जी, आंसर में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया था, ये प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन है हाँ यस सर। आज के। नहीं सर, वो बेसिक का था मतलब। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, वो देख लेंगे एक बार। तो कार्तिक आपने भी किया था ये क्वेश्चन सोल्व, तो फिर आपको लिखना चाहिए था अगर उसमें कोई डाउट था। मुझे तो नहीं लगा सर, अच्छा होता तो मैं जरूर पूछता सर। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मैं देख लूंगा उसमें। चलिए ठीक है बेटा, कल मिलता हूँ।